हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने फंक्शन को पढ़ा था और उसके टाइप्स को देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप जाकर वो लेक्चर देखेंगे, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 जो है वो फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेक्चर नंबर 3 देखें। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझें कि इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स कहते हैं किसी भी फंक्शन का आपने इन्वर्स लेना है, यानी उसको उलट करना है आपने। ठीक है, इन्वर्स हम उसी सूरत में ले सकते हैं, इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, जब फंक्शन हमारे पास 1 to 1 होता है और ऑन टू होता है तभी हम उस फंक्शन का इन्वर्स ले सकते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। इन्वर्स लेने के लिए फंक्शन में ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है कि वो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी हम उस फंक्शन का इन्वर्स ले सकते हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से चेक करते हैं ये फंक्शन जो है 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें, लेट एफ बी द 1 to 1 करस्पॉन्डिंग्स फ्रॉम द सेट ए टू बी। आपको पता है फंक्शन हमेशा दो सेट्स के दरमियान में होता है। ठीक है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो जो फंक्शन है ए और बी, दो सेट्स के दरमियान, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो 1 to 1 है। उसके बाद अब इन्वर्स की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ। अगर आप इस फंक्शन का इन्वर्स लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से लेते हैं, असाइन टू एन एलिमेंट बी बिलोंग टू बी। यहाँ पर जो आपके पास सेकंड सेट होगा, ए आपका पहला सेट है और बी दूसरा सेट है, तो सेट बी के जो भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कहा हुआ है असाइन टू एन एलिमेंट बी बिलोंग टू बी, यानी बी के जो भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पर बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको बी कहा गया है। जो सेट बी में यानी जो भी एलिमेंट्स, जो भी नंबर्स या जो भी लेटर्स होंगे, आपने उन नंबर्स को जो है असाइन करना है या कोई भी उनका रिलेशन बनाना है द यूनिक एलिमेंट ए के साथ, यानी आपने बताना है कि बी का आंसर जो है वो क्या आएगा सेट ए में। तो यहाँ से आपको एग्जांपल मैं दूंगी तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम फंक्शन इस तरह बनाते हैं, हमारे पास दो सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप लेट करें, आपने ए एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, ए। जब ए के ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो सेट बी में से कोई आ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है फंक्शन। जब आप इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स में इस तरह से होगा, जो ये वाला फंक्शन है आप ऐसे समझिए दूसरी साइड पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इन्वर्स बी हो जाएगा यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर लिखा है एफ इन्वर्स बी, और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा ए। जो ये वाला फंक्शन है ये दूसरी साइड पर जाकर बी के साथ हो जाएगा एफ इन्वर्स बी, यानी आप बी का इन्वर्स लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल में आपको यहाँ से दो सेट्स दिए हुए, सेट ए एंड बी, आप इसको लेट कर लें। वो कहते हैं ये आपके पास दो सेट्स हैं और आपने अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है इन्वर्स हो सकता है या नहीं। अगर इन्वर्स हो सकता है तो आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये 1 to 1 फंक्शन है, यानी 1 to 1 फंक्शन इस तरह से होता है। मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे लास्ट लेक्चर में समझाया था। देखिए, यहाँ पर पहला सेट जो है वो है ए बी एंड सी, और दूसरा सेट हमारे पास है 1 2 3। अब उन्होंने कहा है, देखें, एफ ऑफ ए, यानी ए का आंसर हमारे पास क्या आता है 2, तो ऐसे मैच कर देते हैं। ए का आंसर आता है 2, बी का आंसर हमारे पास आता है 3, और सी का आंसर उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास 1 आता है। अब आप देख रहे हैं हर जो नंबर है उसका इमेज जो है वो अलग अलग बन रहा है, उनकी मैपिंग जो है वो अलग अलग नंबर पर है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जो नंबर है उसके सेम आंसर आ रहे हों या एक नंबर पर दो एरो आ रहे हों। तो जब हर किसी की अलग अलग एरो आ रहा होता है नंबर के लिए, तो इस ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं 1 to 1। तो अब ये फंक्शन तो 1 to 1 हो गया, तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स बिल्कुल इसी तरह से लेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर वाला फॉर्मूला बताया था। देखिए, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कहा हुआ है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब ये इस तरह से बनेगा कि जो ये f है ना, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। आप ऐसे समझे, ये हो जाएगा f इनवर्स 2 के साथ आकर ये हो जाएगा, इसके ऊपर -1 लगाते हैं तो ये हो जाता है इनवर्स f इनवर्स 2, और जो है यहाँ पर सेपरेट रह जाएगा a। तो ये इस तरह से हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब b का फाइंड करते हैं, जो सेकंड था f ऑफ b इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, फंक्शन ऐसे समझे दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा f इनवर्स और ये 3, और b जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड फंक्शन फाइंड करते हैं। यहाँ पर है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1, जो क्वेश्चन में गिवन है। एफ जो है वो 1 के साथ आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स 1, और यहाँ पर सेपरेट रह जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से हमने जो तीनों हमें फंक्शन दिए हुए थे, हमने उनके इन्वर्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपने इन्वर्स फाइंड करना है एक फंक्शन का, और फंक्शन जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले आप यहाँ से क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3+1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो होता है ना, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई के इक्वल होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वाई, बाकी सारी क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगी एक्स की पावर 3+1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखें अब हमें फंक्शन को इन्वर्स करना है। हमारे पास जो है यहाँ पर वाई सेपरेट है और एक्स इक्वेशन के अंदर है, तो हम एक्स को सेपरेट करेंगे और वाई को इक्वेशन के अंदर ले जाएंगे। देखिए आपने इस तरह से करना है, एक्स की पावर 3 को जो है वो इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर है वाई, इस साइड पर ये जो 1 है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स सेपरेट हो गया, लेकिन हमें जस्ट एक्स चाहिए, तो एक्स के ऊपर जो पावर 3 है ना, हमें ये हटानी है। और इस पावर 3 को हटाने के लिए इसको कहते हैं क्यूब रूट। इसका निशान इस तरह से होता है ऐसे, और इसके ऊपर 3 होता है। इस निशान का मतलब ये होता है, इस अलामत का मतलब ये जो पावर 3 होता है ना, इसको ख़त्म कर देता है ये। तो मैथ्स का रूल होता है, अगर आप एक साइड से लगाते हैं तो आपको दोनों साइड से क्यूब रूट लगाना होगा। इस साइड पे भी लगाया, इस साइड पे भी हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो क्यूब है ये क्यूब रूट से क्या हो जाए, कैंसिल, और यहाँ पर जस्ट रह जाए एक्स, और यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसको मैं इस साइड पर लिख देती हूँ y-1 क्यूब। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y-1, और इस क्यूब रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, या आप ये लिख दें या लिख दें 1/3 पावर में, तो ये दोनों एक ही चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास x सेपरेट हो गया। क्वेश्चन में हमें उन्होंने y सेपरेट दिया था, f ऑफ x यानी, अब यहाँ पर x सेपरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर f ऑफ x y के इक्वल है तो अगर आप x को इस साइड पर रहने दें, f जो है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y किसके इक्वल होता है, x के। तो हम x की जगह पर f इनवर्स y लिख सकते हैं, तो x की जगह हम लिख देते हैं f इनवर्स y। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा y-1 की पावर 1/3। अब यहाँ पर है f इनवर्स y, लेकिन हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आपने फाइंड करना है f इनवर्स x। तो अब आप ऐसा करेंगे, जहाँ पर भी क्वेश्चन में y है उसकी जगह पर आप x पुट कर दें। यहाँ पर आप f इनवर्स y है, y की जगह लिख दें x, और यहाँ पर भी y की जगह लिख दें x-1 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया f इनवर्स x का x-1 की पावर 1/3। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले f ऑफ x को आपने y के इक्वल लिखना है, ये आपने याद रखना है, और उसके बाद आपने इक्वेशन में से x को अलग कर देना है, और x जो है वो f इनवर्स y के इक्वल होता है, मैंने आपको बताया, यहाँ से ही हमने फाइंड किया, तो वो आपने लिख दिया, आपका आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। बाकी क्वेश्चन जो होंगे, जो भी होंगे, वो इसी से रिलेटेड होंगे। इन्वर्स वाले मैंने आपको दोनों किस्म के क्वेश्चन बता दिए, इक्वेशन वाला भी बता दिया है और सेट्स के हिसाब से भी बता दिया है। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन वर्ड को आपने समझना है। कंपोजिशन वर्ड का मतलब होता है वो चीज़ जो एक, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो यहाँ पर फंक्शन की कंपोजिशन है, यानी जब दो फंक्शंस आपस में मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं ये कंपोजिशन है फंक्शन की। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हमारे पास दो फंक्शन है। वैसे हम पीछे जो सारा पढ़कर आए हैं, एक फंक्शन पढ़ते थे हम, हमारे पास दो सेट्स होते थे और उन दो सेट्स के ऊपर एक फंक्शन होता था। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देखें, लेट जी बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है जी जो ए और बी सेट्स के दरमियान में। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। देखें, ये एक सेट है, इसका नाम है सेट ए और इसका नाम है सेट बी, और इन दोनों के दरमियान में जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम कह रहे हैं यहाँ पर जी। ठीक है, ए और बी सेट के दरमियान जो फंक्शन बन रहा है वो हमारे पास है जी। उसके बाद देखिए वो कहते हैं एंड एफ बी अ फंक्शन, और एक और फंक्शन बन रहा है एफ जो बी और सी के दरमियान में है। तो यहाँ पर हमने दो सेट्स बनाए थे ए बी, अब हमें चाहिए बी और सी, तो एक और सेट बना लेते हैं सी। तो बी और सी के दरमियान में जो फंक्शन है उसका नाम है एफ। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी के दरमियान फंक्शन का नाम है जी, और बी और सी के दरमियान जो फंक्शन है उसका नाम है एफ। ठीक है, अब हमने इन दोनों फंक्शंस को मिलाकर लिखना है, कंपोजिशन बनानी है फंक्शन की। तो द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अगर हमें कंपोजिशन बनानी है फंक्शन की एफ एंड जी और एफ और जी की, तो वो किस तरह बनेगी, डिनोटेड फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। हम एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे, कहाँ से लेंगे, पहले सेट से। ऐसा समझिए इसका नाम ए है, तो इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया, कोई भी एलिमेंट जिसका नाम था ए, तो ए हमने लिया। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब है कि ए जो है, ये स्मॉल ए, वो हमने ए सेट में से लिया है, यानी ए जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो जब कंपोजिशन बनेगी, कंपोजिशन को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर मेंशन है, कंपोजिशन को हम इस तरह से लिखेंगे, जब जी और एफ दोनों फंक्शन को मिलाएंगे उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ जी। ठीक है,
एफ ये फंक्शन है, जी भी फंक्शन है और ओ का मतलब होता है ऑफ, एफ ऑफ जी, ठीक है। एफ ऑफ जी डिफाइंड बाय, अब इनको मिलाकर एक फंक्शन बनेगा, वो होगा एफ ऑफ जी, जो होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसको हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी, और हमने वो किसके ऊपर लिया है, ए के ऊपर, ठीक है, एफ ऑफ जी ए। और उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ को जो है यहाँ पर उन्होंने बाहर लिख दिया, जी को जो है वो ए के साथ अंदर लिख दिया, तो ये दोनों फॉर्म है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर आपको समझ आएगा कि कंपोजिशन हम फाइंड कैसे करते हैं। अभी तो जस्ट हमने डेफिनेशन देखी है कि कंपोजिशन होता क्या है। तो इसके एग्जाम्पल में भी आपको जो है वो दो फंक्शंस दिए गए होंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, लेट जी बी द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया गया है जी। अब फंक्शन कोई भी होता है ना, वो दो सेट्स के दरमियान होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक सेट दिया है फ्रॉम अ सेट ए बी सी टू इटसेल्फ। उन्होंने कहा है हमने आपको एक सेट दिया है, आपने इसका फंक्शन इसी के साथ फाइंड करना है, यानी ये जो है ना ए बी सी, पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी है, यानी जो दो आपको सेट चाहिए होते हैं, जैसे हमने पीछे बात की ए और बी सेट की जो जी फंक्शन में थे, तो पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है, यानी दोनों सेट सिमिलर हैं। पहला सेट ए बी सी है तो दूसरा सेट भी क्या है, ए बी सी, ठीक है। सच दैट जी ए का आंसर आता है हमारे पास बी, जी बी का आंसर आता है सी, और जी ऑफ सी का आंसर आता है हमारे पास ए। ये मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह आता है। देखिए हमने ये एक सेट उन्होंने हमें दिया है ए बी एंड सी, और उन्होंने कहा दूसरा सेट भी यही है ए बी एंड सी, और नीचे उन्होंने बता दिया, देखें अब हम लिख देते हैं ना सेट के एलिमेंट। पहला सेट हमारे पास है ए बी सी, दूसरा सेट है हमारे पास ए बी सी। उन्होंने यहाँ पर खुद बताया ए का आंसर आता है बी, तो ए को मैच कर दे बी के साथ, बी का आंसर आता है सी, तो बी को मैच कर दें सी के साथ, सी का आंसर आता है ए, तो सी को मैच कर दें ए के साथ। इस तरह तो हम फंक्शन को चेक करते थे ना, तो ये हमें एक फंक्शन बताया हुआ है। अब दूसरे फंक्शन को देखते हैं। उन्होंने कहा एक दूसरा फंक्शन भी है एफ, जो किसके दरमियान में है, ए बी सी और 1 2 3 के दरमियान में है, और उसकी कंपोजिशन भी बताई है कि ए जो है वो 3 के साथ मैच होता है। ऐसा है, देखिए दो फंक्शन है ना, ए बी सी, एक सेट ए बी सी है और दूसरा सेट है 1 2 3, 1 2 3। तो उन्होंने कहा है ए जो है वो 3 के साथ है, इस तरह से ए जो है वो 3 के साथ मैप होता है, बी जो है वो 2 के साथ मैप होता है, और सी जो है वो 1 के साथ मैप होता है। इस तरह से दो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है जी और इस फंक्शन का नाम है एफ। अब आपने फाइंड करनी है कंपोजिशन एफ ऑफ जी, यानी इसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन फाइंड करते हैं। कंपोजिशन में आपको पता है दो हमारे पास सेट है, तो हम एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे। और मैंने आपको बताया था एफ ऑफ जी स्टार्ट में हमने डेफिनेशन में देखा कि हम ए के लिए फाइंड करते हैं, और ए हम कहाँ से लेते हैं, पहले सेट से, यानी सेट नंबर ए से, जो पहला सेट होता है। तो पहले सेट के हम बारी बारी सारे एलिमेंट लेंगे। पहला सेट है हमारे पास ए बी सी, सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट लेते हैं जो हमारे पास है ए, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखें एफ को आपने जो है ना वो बाहर लिखा रहने देना है, और जी को जो है वो ए के साथ लिख देना है, इस तरह से, ठीक है। अब आप क्वेश्चन से देखें, जी ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या है, बी, तो इस जी ए की जगह हम लिख देंगे बी, एफ बाहर एज इट इज़ रहेगा और जी ए की जगह आ जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर बी। अब देखते हैं एफ ऑफ बी का क्या आंसर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एफ ऑफ बी जो है वो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 2। अब उसके बाद एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे। पहले सेट के लिए हम फाइंड करते हैं, तो ए फाइंड कर लिया, अब बारी आती है बी की, ठीक है। इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे, एफ को बाहर लिखा रहने देना आपने, जी जो है उसको अंदर बी के साथ लिख देंगे। अब जी ऑफ बी देखें क्या है हमारे पास, सी है, जी ऑफ बी की जगह हम लिख देंगे सी, एफ एज इट इज़ आएगा और जी ऑफ बी की जगह आ जाएगा ऊपर से सी जो क्वेश्चन में गिवन था। और एफ ऑफ सी देखें, एफ ऑफ सी जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब बारी आती है थर्ड की, क्योंकि इस सेट के 3 एलिमेंट्स हैं ना, तो एफ ऑफ जी के लिए अब हम लेंगे सी को, तो एफ को बाहर लिखा रहने दें, यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ सी। अब देखें जी ऑफ सी का क्या आंसर है हमारे पास, जी ऑफ सी का आंसर हमारे पास है ए, तो एफ एज इट इज़ आ जाएगा, जी ऑफ सी की जगह हम लिख देते हैं ए, और एफ ऑफ ए का आंसर हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास इसके आंसर है, ये हमने इसकी कंपोजिशन फाइंड की है। तो एक तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कंपोजिशन फाइंड करने के लिए, तो आपने ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, एफ ऑफ जी, फिर जी को आपने अंदर लिख देना है, एफ को बाहर, फिर एफ के साथ सॉल्व करना है। तो ये तो आ गए सेट्स की फॉर्म में। अब देखते हैं अगर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन नहीं है, उन्होंने कहा है कि एफ की कंपोजिशन आपने एफ के साथ ही फाइंड करनी है। एफ की कंपोजिशन हम जी के साथ फाइंड करते थे या जी की एफ के साथ करते थे, अब आपने एफ की कंपोजिशन एफ ही के साथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है एफ ऑफ
f और यहाँ पर है x, ठीक है। तो फॉर्मूले में इस तरह से था, जो पहला वाला फंक्शन होता है f, उसको बाहर ही लिखा रहने दें और इस वाले फंक्शन को हम एक फंक्शन को अंदर ले जाते हैं f ऑफ x, ठीक है, इस तरह लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f ऑफ x, और f ऑफ x आपको नज़र आ रहा है, f ऑफ x की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसकी जगह पर यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू लिख देते हैं। f एज इट इज़ आ जाएगा और f ऑफ x की जगह हम ये वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे पास है 7x माइनस 3 ओवर x प्लस 4। अब इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को हमने फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन ये है, तो फंक्शन लिखते हैं हम सबसे पहले 7, और फंक्शन में कहाँ पर पुट करेंगे हम, ये वैल्यू वेरिएबल की जगह पर पुट करते हैं, यानी x की जगह पर। तो अब इस पूरी वैल्यू को एक मिनट के लिए अब आप छोड़ दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। 7x की जगह छोड़ दें -3, यहाँ पर नीचे x की जगह छोड़ दें और साथ में यहाँ पर है +4 लिख दें, ठीक है। अब जब फंक्शन में हम पुट करते हैं ना, तो देखें वैसे हमारे पास होता है f ऑफ x। जब हमारे पास f ऑफ x था तो ये x की जगह पर ये x लिखा हुआ था ना, अब देखिए x की जगह पर ये वैल्यू आ गई है, तो अब x की जगह पर हमें हर जगह ये वाली वैल्यू लिखनी होगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जब x था तो यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, अब ये वाली वैल्यू आ गई है, तो x की जगह पर हम दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू लिखेंगे, अंदर वाली, ठीक है। तो x की जगह पर मैं वैल्यू लिख देती हूँ 7x माइनस 3 ओवर x प्लस 4, और यहाँ नीचे भी आ जाएगी 7x माइनस 3x प्लस 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले आप जो है ना फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू देखें, ये वाली, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखें बटे में है x प्लस 4, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। x प्लस 4 है ना फ्रैक्शन के नीचे, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम खुद से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में हम लिख देंगे x प्लस 4, ठीक हो गया। x प्लस 4 आपने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 4 है और यहाँ पर भी x प्लस 4 है, तो ऐसा समझें दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऊपर जो वैल्यू थी ना वो एज इट इज़ आ जाएगी 7x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर तो x प्लस 4 नहीं है, इस वाले x प्लस 4 ने तो इस x प्लस 4 को कैंसिल कर दिया था, लेकिन 1 जो है वो x प्लस 4 को कैंसिल नहीं कर सकता, तो x प्लस 4 कैंसिल नहीं होगा, इस 3 के साथ हम ऊपर लिख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 4 से कैंसिल हो गया था, इस वाली वैल्यू में कैंसिल नहीं हुआ था, हमने ऊपर लिख दिया। अब ये फ्रैक्शन आ जाएगी, ये वाली फ्रैक्शन ये आ गई। अब इस नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखें x प्लस 4 जो है वो हम एलसीएम लिख देंगे। यहाँ पर भी x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 7x माइनस 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर है 4 के नीचे है 1 तो x प्लस 4 को कैंसिल नहीं करेगा, तो x प्लस 4 के साथ ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है, जैसे बिल्कुल हमने ऊपर किया। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों फ्रैक्शन के नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब फ्रैक्शन के ऊपर ये है और फ्रैक्शन के नीचे ये वाली वैल्यू है हमारे पास, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं हम। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 ज़ा होता है 49x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, -3 को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -3x, प्लस माइनस होता है -3 4 ज़ा हो जाएगा 12, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू को हमने सॉल्व किया। अब नीचे वाली की बारी आती है 7x माइनस 3, ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4x, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 49x में से 3x को माइनस कर दें तो आ जाएगा 46x, ठीक है। 49 में से 3 माइनस हो गए और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 21 और 12 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33, और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का 33 आंसर आएगा। ओवर में देखिए 7x प्लस 4x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11x, 16 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस माइनस हो जाएगा, -16 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है f ऑफ f का कंपोजिशन का। उसके बाद इस लास्ट एग्जाम्पल पर आ जाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हमारे पास थ्योरम है।
अब देखिए इसमें जो है ना आपने दो चीज़ें प्रूव करनी है। यहाँ पर आपको जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी नज़र आ रहा है, ये कंपोजिशन को भी शो कर रहा है और साथ में आपको -1 नज़र आ रहा है, इन्वर्स भी। यानी जो दो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं इस लेक्चर में, इन्वर्स और कंपोजिशन, दोनों इसमें यूज़ होंगे इस थ्योरम में। ठीक है, तो इस लिहाज से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए हुए, जैसे कि कंपोजिशन में होता है कि कंपोजिशन में दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स और वाई के लिए, दूसरा फंक्शन है जी वाई और जी के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर शो क्या करना है, हमें यहाँ पर इन्वर्स शो करना है इन कंपोजिशन का। तो सबसे पहले तो हमें ये शो करना होगा कि ये जो दो हमें फंक्शन दिए हुए हैं ये इनका इन्वर्स हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इन्वर्स होने के लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी होती है कि फंक्शन 1 है और ऑन टू है। तो सबसे पहले हम जो है ये प्रूफ करेंगे कि ये जो दो हमारे पास फंक्शन है एफ और जी, ये 1 भी है ऑन टू भी है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स यूज़ हो रहा है। इन्वर्स वाली शर्त को हम पूरा करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपने थ्योरम में 1 फंक्शन प्रूफ करना हो तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी हम 1 फंक्शन प्रूफ करते हैं ना तो उसमें हमने x को ना y के इक्वल करना होता है, यानी दो फंक्शंस को आपने बराबर करना होता है। अगर ऐसा हो जाए तो 1 फंक्शन होता है, अदरवाइज वो 1 फंक्शन नहीं होता। यहाँ पर बात हो रही है कंपोजिशन की, g ऑफ f की, तो हम यहाँ पर g ऑफ f यूज़ करेंगे क्योंकि कंपोजिशन की बात हो रही है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है g ऑफ f। और मैंने आपको बताया x और y को इक्वल प्रूफ करना होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे g ऑफ f के साथ एक साइड पर x लिखेंगे और एक साइड पर g ऑफ f के साथ y लिखेंगे। अगर एंड में x और y एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन 1 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो g ऑफ f ये जो है क्वेश्चन से लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कंपोजिशन यूज़ हो रही है। तो अब देखिए यहाँ से जैसे कंपोजिशन का फॉर्मूला था, g को हम बाहर रहने देते हैं और f को जो है वो हम x के साथ लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम इसी तरह करेंगे, g को बाहर लिखा रहने देते हैं और f को जो है वो हम y के साथ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाहर g है और यहाँ पर भी g है, तो g से जो g है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। यानी दो फंक्शन जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। और दो फंक्शन एक दूसरे के इक्वल जब होते हैं जब उनकी अंदर वाली वैल्यू भी सेम हो, यानी f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल तब होता है जब x जो है वो y के इक्वल हो, या आप ऐसे समझ लें f से f कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू y। और यही हमने प्रूफ करना था, अगर x जो है वो y के बराबर आ जाए तो हमारा फंक्शन जो होता है वो 1 होता है। तो अब आप कह देंगे कि g ऑफ f जो है वो है इज़ 1 to 1, ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। तो एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी कि ये 1 to 1 है। अब दूसरी चीज़ हमने ये प्रूफ करनी है कि ऑन टू है, उसके बाद ही हम इस इन्वर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें शो करना है, वी हैव टू शो g ऑफ f जो है, g ऑफ f कहाँ से है, यानी g और f को मिलाएं तो x से z तक, यानी x से z तक अगर हम देखें तो हमने ये शो करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो यहाँ से हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ से देखें g ऑफ f के दो हिस्से हैं, एक हमारे पास g है और एक f है। तो g ऑफ f है तो सबसे पहले हम g को लेते हैं, g की मैपिंग है हमारे पास y से z तक। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि g जो है वो y से मैपिंग है z तक, y टू z फंक्शन है एक हमारे पास, और हमें ये शो करना है इज़ ऑन टू। ये ऑन टू में हमें ये शो करना होता है कि जो हमारे पास इमेज होता है या हमारे पास रेंज होती है उसका हर एलिमेंट जो है वो मैप कर रहा हो डोमेन के साथ। ठीक है, तभी हमारा जो आंसर होता है वो ऑन टू होता है। अब देखते हैं, तो हमें ये शो करना है कि अगर हम कोई एलिमेंट लें, जी के एलिमेंट को हम नाम देते हैं जी का, स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। अगर हम जी के कोई भी एलिमेंट लें जी के अंदर से तो देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है वहाँ पर मौजूद होगा लाजमी, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग टू y। तो हर z के लिए कोई ना कोई y जो है वो मौजूद होगा, तभी जो है ये हमारे पास ऑन टू होता है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना जी y इज इक्वल टू जी, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जी के साथ आप लिखें y और उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा c, यानी हर z के लिए हमारे पास कोई ना कोई y ज़रूर होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब ये हमने g के लिए बनाई है ना मैपिंग, अब सेम इसी तरह से f के लिए बनाते हैं। f हमारे पास है f x टू y। ठीक है, अब हमें ये शो करना है ये क्या है, ऑन टू। तो हर y जो है स्मॉल y एलिमेंट होगा कैपिटल Y का, और देयर एग्जिस्ट यहाँ पर मौजूद होगा x के एलिमेंट, x बिलोंग टू x। ठीक है, और हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, y के, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ऊपर वाले को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इक्वेशन लेते हैं ये वाली, g ऑफ y इज इक्वल टू z।
ठीक है। जी ऑफ वाई जो है वो जी के इक्वल है, और मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया वाई जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है या एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो वाई की जगह आप लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वाई की जगह हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम इसको इस तरह से लिखते हैं जी ऑफ एफ, मतलब इनको एफ को जो है हम बाहर ले आए हैं, जी ऑफ एफ और एक्स अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से ये शो हो गया है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है और वन वन भी है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे सो जी ऑफ एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी अब इसका हम इन्वर्स जो है वो इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शन वन वन भी होता है ऑन टू भी होता है उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये चीज़ जो है अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमने प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए हम पीछे वाली क्वेश्चन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फाइंड किया था जी ऑफ एफ एक्स जो है वो जी के इक्वल होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि हमारे पास आया था जी एक्स इज इक्वल टू होता है जी के इक्वल, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है, अगर हम इस जी ऑफ एफ को जो है वो दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये दो फंक्शन है ना, जैसे एक फंक्शन इन्वर्स हो जाता है, एफ को हम दूसरी साइड पर लेकर जाते थे वो हो जाता था एफ इन्वर्स, इसी तरह से ये जी ऑफ एफ जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा इन्वर्स, यानी ये इस तरह हो जाएगा जी ऑफ एफ का इन्वर्स जी, और यहाँ पर रह जाएगा एक्स, तो एक्स इक्वल आ गया जी ऑफ एफ के इन्वर्स के जी के, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमने ऑन टू प्रूफ किया था तो हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, ठीक है। एक हम इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और दूसरी हमारे पास थी जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जी। तो ये दो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो वो दो इक्वेशन हमारे पास ये थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जी, ठीक है। अब हमें चाहिए इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए आप जो है ना एक्स को इस साइड पर रहने दें, एफ जो है वो दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स वाई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे वाई को इसी साइड पर रहने दें, जी जब दूसरी साइड पर जाएगा ये हो जाएगा जी इन्वर्स जी, ठीक है। तो ये अब हमारे पास यहाँ से और ये वाली ये हमारे पास बन गई हैं दो इक्वेशंस। तो अब यहाँ से आप पहली इक्वेशन को उठाएं, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को उठाएं, ये है हमारे पास x इज इक्वल टू एफ इनवर्स। अब देखिए y, यहाँ पर देखिए y किसके इक्वल है, g इनवर्स z के, तो y की जगह पर इस वाले y की जगह पर आप इस y की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि y जो है वो बराबर है g इनवर्स z के, तो इस y की जगह हम लिख देते हैं g इनवर्स z, ठीक है। तो अब आपने ऐसा करना है x को इस साइड पे रहने दें, g को बाहर ले आएँ, तो जब g को बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑफ लगाना होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, और अंदर आ जाएगा हमारे पास z। तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है x के लिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन देखिए हमारे पास ये बनी है x की, और दूसरी इक्वेशन अभी हमने ये ऊपर फाइंड की थी ये वाली, ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये भी x की इक्वल है और ये भी x की इक्वल है। अगर हम इन दोनों को x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों x के बराबर हैं, तो ये दोनों साइड्स x के बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम इनको लिख देते हैं g ऑफ f इनवर्स z जो है वो बराबर होगा f इनवर्स o एंड g इनवर्स z के, ठीक है। तो अब जो हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, आपने प्रूफ करना था ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने ये प्रूफ किया कि इन्वर्स हो सकता है, यानी पहले आपने 1-1 प्रूफ करना है, फिर ऑन टू प्रूफ करना है, और ऑन टू में जो आपने इक्वेशंस यूज़ की थी उन्हीं को यूज़ करके आपने ये चीज़ प्रूफ कर देनी है। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करना है। फंक्शन से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ग्राफ ऑफ फंक्शन बहुत इजी है। देखिए ग्राफ जब भी हम बनाते हैं फंक्शन के लिए, तो आप पहले तो ये समझ लेना कि हमें कोई भी फंक्शन दिया होता है। मैं आपको पहले एग्जांपल दे देती हूँ, आपको डेफिनेशन फिर क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारी मर्ज़ी है, हम x में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ 1, ठीक है। जैसे ही मैंने x की जगह पर 1 वैल्यू पुट की,
तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 1 + 1, 2 वन ज़ा हो जाएगा 2 + 1 और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 1 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। तो इस तरह से एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो इस ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ में लिखते हैं। ग्राफ में किस तरह से शो करते हैं, जैसे अब ऐसे आप ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ग्राफ में नंबरिंग होती है 1 2 3, यहाँ पर प्लस में होती है नंबरिंग, इस साइड पर जो होती है वो माइनस में होती है, ऊपर की तरफ प्लस में होती है, नीचे की तरफ क्या होती है माइनस में। ये वाली जो लाइन होती है ये x के लिए होती है और ये वाली लाइन जो होती है पूरी ये y के लिए होती है। x की लाइन में राइट साइड पर सारी प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पर माइनस वाली वैल्यू होती हैं। ऊपर की तरफ y की प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं, नीचे की तरफ y की माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं। अब देखिए आपकी वैल्यू आई है 1 और 3, तो पहली वैल्यू होती है x के लिए और दूसरी वैल्यू होती है y के लिए। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3। तो आप इसको ग्राफ पर लिख सकते हैं। x की लाइन ये है तो फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पर है, तो y की लाइन में आप देखेंगे 3 फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आ रहा है तो आप यहाँ से एक लाइन लेकर आएंगे, यहाँ से जहाँ पर ये दोनों लाइन्स मिलेंगी तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, इस तरह से आपके पास पॉइंट्स आते जाएंगे, तो आप यहाँ पर पॉइंट्स बनाएंगे और उनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया ताकि आपको समझ आ जाए, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब देखिए तो किसी भी फंक्शन का वो कहते हैं लेट एफ बी अ फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन है और दो सेट्स हैं, सेट्स किस तरह से होंगे, पहला सेट होगा वो उन वैल्यूज़ का जो वैल्यूज़ हमने पुट की होंगे और दूसरा सेट होगा उन वैल्यूज़ का जो हमारे पास आंसर आए होंगे। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन जो होता है हमारे पास बेसिकली ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर पेयर में यहाँ पर बताया हुआ ऑर्डर पेयर इस तरह के होता है ए और बी, यानी जैसे मैंने आपको बताया एक वैल्यू होती है जो हम पुट करते हैं और बी जो होता है वो हमारे पास आंसर आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए एफ ऑफ ए, यानी ए जो था फॉर एग्जाम्पल एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो हमने 1 पुट की और b जो है हमारे पास आंसर क्या आया 3। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो a होगी या सेकंड वैल्यू b, आप इसको एक्स वाई भी कह सकते हैं, यहाँ पर a भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए हम पहला फंक्शन पढ़ते हैं जो आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में है, वो है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन को समझना है। द फंक्शन हुज वैल्यू इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी हो एंड लेस देन और इक्वल टू इनपुट, और जो आप यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे खुद से वो जो है वो उससे लेस होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास फंक्शन होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए। आपने जो वैल्यू लिखनी है वो ऐसी लिखनी है जो लेस देन हो, इससे छोटी हो या फिर इसके बराबर हो। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते किस तरह से, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे, इसका साइन ये वाला होता है। ठीक है ना, इस तरह। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.4। अब 2.4 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब आपने जो वैल्यू लिखनी है वो लेस लिखनी है इससे या इसके बराबर लिखनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो वैल्यू लिखनी है वो इसके बराबर लिखनी है या फिर इससे छोटी लिखनी है? तो आपको इस तरह से पता चलेगा, अगर वैल्यू पॉइंट में नहीं है, जैसे सिंपल यहाँ पर 0 है तो इसका आंसर बराबर आएगा, 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स वाली वैल्यू की। अगर वैल्यूज़ आ जाए पॉइंट्स में तो आपने जो है इसका आंसर जो लिखना है वो इससे छोटा लिखना है। वो किस तरह से, देखें 2.4 जो है वो 2 वर्ड्स के दरमियान में होता है, 2 और 3 के दरमियान में आता है 2.4। ठीक है, ये आपको पता है ना। तो देखिए 3 जो है वो 2.4 से बड़ा है और 2 जो है वो 2.4 से छोटा है। तो आपने जो है वो लेस वैल्यू लिखनी है, छोटी वैल्यू, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे 2। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं 1.9 की। 1.9 जो है वो 2 डिजिट्स के दरमियान में है, 1 के दरमियान में है और 2 के दरमियान में आता है। तो आपने छोटी वैल्यू लिखनी है तो आप ऑब्वियसली 1 लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है -1.2 की। अब -1.2, माइनस की जो हम नंबर लाइन बनाते हैं ना वो इस तरह बनाते हैं, सेंटर में 0 होता है, इस साइड पर होता है -1, फिर आता है -2। माइनस की वैल्यू जो होती है ना उल्टी चलती हैं और प्लस वाली वैल्यू ऐसे सीधी 1 2 आगे की तरफ और माइनस की वैल्यू पीछे की तरफ चलती हैं। अब आपने लेना है -1.2, -1.2 -1 और -2 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है। माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। अब हमें चाहिए छोटी वैल्यू, तो -2 जो है वो छोटी होगी। वैसे तो 2 बड़ा होता है लेकिन माइनस में जो 2 होता है वो छोटा होता है, तो इसका आंसर आएगा -2।
उसके बाद बारी आती है 0.2। 0.2 आपको पता है 0 और 1 के दरमियान में होता है, तो हमने छोटी वैल्यू लिखनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद बारी आती है देखिए -0.2 की। अब -0.2 जो है वो 0 और -1 के दरमियान में होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है माइनस की आपको पता है वैल्यूज़ जो होती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं। तो अब यहाँ पर देखें -1 वैसे तो बड़ा है लेकिन माइनस में है, इस वजह से 0 बड़ा होगा और -1 क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका आंसर आएगा -1। और -2 तो ये तो जो है वो कंप्लीट फिगर है, पॉइंट में नहीं है, तो इसका आंसर -2 ही आएगा। यहाँ से देखिए मेरे पास बुक है, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि हमने फ्लोर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम लाइंस लगाएंगे। ये वाला जो एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो एक्सिस होता है ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है। सेंटर में हमारे पास होता है 0। अगर एक्स एक्सिस की बात करें, राइट साइड पर, राइट हैंड साइड पर प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट हैंड की साइड पर होती हैं नेगेटिव वैल्यू। वाई की बात करें तो नीचे की तरफ होती है माइनस की वैल्यू और ऊपर की तरफ होती हैं प्लस की वैल्यूज़, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमने ग्राफ में सबसे पहले यहाँ से शो करना था, हमारे पास जो वैल्यू थी हमने शो करना है यहाँ से -1, ठीक है। अब आपने -1 जब शो करना है तो -1 जो आपके पास होगा, यहाँ पर देखिए आपको लिखा नज़र आ रहा है -1, ठीक है, और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है -1। तो आप इस तरह से करेंगे, इस वाले -1 से इस वाले -1 तक एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इस लाइन के 2 पॉइंट्स होंगे। जो एंड वाला पॉइंट होगा आपने उसको कलर करना है और जो पहले वाला पॉइंट होगा उसको आपने कलर नहीं करना, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। जो राइट साइड पर होगा, राइट साइड को आपने कलर नहीं करना और जो लेफ़्ट साइड होगी उसको कलर करना है फ्लोर फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी 0 से 1 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, जो राइट साइड पर आपके पास होगा उसको आपने कलर नहीं करना, लेफ़्ट साइड को आपने कलर करना है। फिर उसके बाद आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पहले आपने 0 वाले लेवल पर बनाई है लाइन, उसके बाद आप 1 लेवल पर लाइन बनाएंगे। कहाँ से, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो 1 को कलर करेंगे और 2 को कलर नहीं करेंगे। फिर उससे ऊपर जाएंगे जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो 2 से लाइन बनाना शुरू करेंगे, कहाँ तक, 3 तक बनाएंगे और बिल्कुल उसी तरह से कलरिंग को आपने करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपने 3 से 4 तक एक लाइन लगानी है, फिर 4 से 5 तक एक लाइन लगानी है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सीलिंग फंक्शन की या लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसके नाम से भी जाहिर है जो फंक्शन होगा वो सबसे छोटा होगा। आपने जो भी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, द फंक्शन हुज वैल्यू इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, जो फंक्शन आपको दिया होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी, और जो भी आप वैल्यू लिखेंगे या तो उससे बड़ी लिखेंगे या उसके बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब आपने जो है ये चीज़ माइंड में रखनी है। और इसका साइन जो होता है वो उससे उलट होता है। उसमें जो था हम इस तरह से लिखते थे ना, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे लिखा था उसका साइन, हमने लिखा था फ्लोर फंक्शन का, तो इसका इस तरह से होता है। सीलिंग फंक्शन की साइन इस तरह से होता है, इसमें वैल्यूज़ को, फंक्शन को इस तरह लिखते हैं। अब 2.4 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, हमने रिवर्स चलना है, जो पीछे हमने प्रोसेस किया था उसके उलट है ये बिल्कुल। 2.4 जो है सबसे छोटी वैल्यू है। अब हमने या तो इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है या इसके बराबर। ये पॉइंट में है तो बराबर तो नहीं हम लिखेंगे, तो हम इससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। और फिर उसके साथ यहाँ पर 1.9 है तो इससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी 2। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। -1.2, -1.2 जो है वो -1 और -2 के दरमियान में होता है, ठीक है। तो -2 छोटा है और -1 बड़ा है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास होगी -1। उसके बाद यहाँ पर जो है जस्ट 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद 0.2 है, हमें बड़ी वैल्यू लिखनी है तो 0 और 1 के दरमियान में होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। और यहाँ पर है -0.2 जो 0 और -1 के दरमियान में होता है। तो -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो बड़ी वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास होगी 0, और यहाँ पर -2 है तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आए हैं 0, 1, 2, 3 माइनस में। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। इसका भी ग्राफ थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू लेनी है -1, ठीक है। तो -1 वैल्यू हम इस तरह से लेंगे, देखें यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है, और ये यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है। तो हमारा जो सबसे पीछे वाला आंसर यानी सबसे छोटा आंसर आया था वो था -2। तो -2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेकर आए, यहाँ से एक लाइन लेकर आए, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे तो इस लाइन को आप इस तरह से खींचेंगे -3 तक, ठीक है। तो जो -2 वाला पॉइंट होगा उसको आपने कलर कर देना है। उसके बाद -1 है पॉइंट, तो यहाँ से देखें ये हमारे पास जो पॉइंट है -1 वाला,
यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, इसको कलर कर देंगे और इस वाले पॉइंट को आपने एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास 0 वाले पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। 1 वाले पॉइंट को आप कलर करेंगे। अब 1 की जब बारी आएगी तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, इसको हम जो है वो कलर नहीं करेंगे क्योंकि 1 को हमने पहले ही कलर कर दिया है। और फिर हम इसको यहाँ पर 2 तक ले जाएंगे और फिर 2 को कलर करेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से ऊपर 3 की तरफ जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ से 2 को कलर नहीं करना है, यहाँ पर जो 3 का पॉइंट आ जाएगा उसको कलर करेंगे। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है। तो ये आपने माइंड में रखना है। जिस तरह से आपको वैल्यूज़ दी होंगी उस हिसाब से आप इसका ग्राफ बनाएंगे। बहुत ईजी है, जस्ट लाइन लगानी है आपने और उसके एक साइड को आपने कलर करना है। तो इस तरह से टॉपिक एंड हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।